नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड हाई कोर्ट कुटुंब न्यायालय और स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट फर्स्ट कराया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो एक बार जरूर आप पार्ट फर्स्ट देख लेना, जिससे आपको जो परीक्षा का पैटर्न हमने समझाया है उस हिसाब से आपकी समझ में आ जाए। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट में 1 से 25 के प्रश्न कराए हैं। उसके बाद हम 25 से आज पार्ट सेकंड कराने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है आपका। तो पार्ट सेकंड में जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 26 से है आपका। और मैंने पार्ट फर्स्ट में बता रखे हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो देखा होगा आपने कि इसमें जो वेटेज है, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया आपका, और मुहावरों का वेटेज बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। तो अभी तक अभी इतने ही प्रश्न हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पेपर हैं उनके कॉम्बिनेशन से मैंने बना रखा है। ये सब उन्हीं के प्रश्न हैं ये, इसमें कोई भी बाहर से नहीं है, जिससे आपको उसका पैटर्न समझ में आ जाए। और इसमें जो इस बार जो नंबरों में बदलाव हुआ है उस हिसाब से हमने ये प्रश्न मैनेज किए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट में बताना कि क्या आपको हिंदी के सेक्शन की क्लासेस चाहिए, या जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी जिस विषय पे भी चाहिए, या ऐसे ही मॉक टेस्ट आगे बढ़ाने हैं, या आपको इस हिसाब से चाहिए, तो आप एक बार कमेंट में जरूर बता देना। हम उसके हिसाब से आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है दोस्तों। तो इसमें विलोम की दृष्टि से जो गलत है वो है आपका अमोद प्रमोद। ठीक है, दोनों अर्थ आनंद आहत होते हैं। इसका मतलब दोनों में ये दोनों का विलोम का मतलब होता है उल्टा, लेकिन इसमें उल्टा तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इसमें उल्टा नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है गरल का जैसे सुधा हो गया, श्यामा का गौरी हो गया। लेकिन अमोद प्रमोद दोनों का मतलब है आनंद होना। ठीक है, दोनों का मतलब तो एक ही होगा, उल्टा हुआ नहीं, तो ये समानार्थी युग्म हो गए, ये आपका विलोम शब्द नहीं हुए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मुझे डैश 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 है कि मैं आपके पत्र का उत्तर न दे सका। रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उपयुक्त शब्द से लीजिए। अब देखो दोस्तों, इसमें इस प्रकार का कंफ्यूजन होता है, अधिकांश लोगों को होता होगा, काफी दोस्तों को नहीं होता होगा। सबके लिए ये चीज नहीं है। जो समझ जाएंगे तो वो समझ जाना। ये किसके लिए मैं कह रहा हूँ, जो बिगनर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इस प्रकार का जो परीक्षा पैटर्न होता है वो नहीं देखते हैं पहले, सीधे ही मतलब तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको परीक्षा पैटर्न समझकर प्रश्न करने होते हैं, सिलेबस करके आपको प्रश्न करने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि मुझे डैशेस है कि मैं आपके पत्र का उत्तर ना दे सका। अब क्या है, खेद है, शोक है, दुख है, कष्ट है। अब आप देखो ये क्या है, खेद है। खेद भी यहाँ पे आ रहा है कि मुझे खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर न दे सका। शोक है, मुझे शोक है। देखो शोक नहीं आ सकता है, शोक लग रहा है थोड़ा कि अटपटा जैसा लग रहा है कि शोक तो नहीं आ सकता। मुझे दुख है कि, अब दुख भी आ रहा है, लग रहा है कि यार दुख है कि मैं आपको उत्तर न दे सका। और मुझे कष्ट है, ये भी हो सकता है। सब लग रहे हैं ना कि एक हिसाब से कि यहाँ पर फिट आ सकते हैं। ये कंफ्यूजन का मेन पॉइंट होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द नीचे। अब देखो इसके लिए दोस्तों जो सही शब्द होगा, मुझे खेद है। क्यों, शिष्टाचार के पत्रों में किसी असुविधा, देरी या असमर्थता व्यक्त करने के लिए खेद शब्द प्रयोग किया जाता है। अब अगर आप इसकी पूरी क्लास पढ़ेंगे तो तब जाके आपके समझ में ये आएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है हम फिल इन द ब्लैंक्स में कर ही लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। देखो बहुत सरल सवाल है लेकिन इसमें समझना है थोड़ा सा। देखो कष्ट तो कोई मतलब ही नहीं है आपको पत्र उत्तर देने में, कोई कष्ट ऐसा तो कोई हो मतलब हुआ नहीं इसमें। दुख भी नहीं हो सकता है, शोक भी नहीं, लेकिन खेद हो सकता है कि, क्योंकि जो असमर्थता व्यक्त करने के लिए खेद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये समझना आपको बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न नंबर 28 हो जाएगा। वह स्वयं हलाहल पीकर दूसरों को डैश डैश पिलाता है। क्या पिलाता है। अब हलाहल, हलाहल का मतलब होता है दोस्तों विष। ठीक है,
हलाहल का मतलब होता है विष, और विष क्या कह रहा है, दूसरों को विष पिलाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखूंगा मैं, जैसे वह स्वयं विष पीकर दूसरों को क्या पिलाता है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो अब क्या पिलाता है, सलील क्या हुआ, सलील है नहीं, अमृत हो सकता है, विष का विलोम हो सकता है, अमृत हो सकता है, गरल और मदिरा, विष का मदिरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सही उपयुक्त शब्द आ जाएगा वो हो जाएगा आपका अमृत। हलाहल का अर्थ होता है विष, और विष का विलोम होता है अमृत, अथवा वाक्य में परस्पर विरोधी भाव दर्शन के लिए अमृत शब्द। अगर यहाँ पर ऐसा लिख देते कि तृप्त स्थान की पूर्ति के लिए जो हलाहल का विपरीत क्या होगा, तो काफी अच्छा रहता ना। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा लोकृत का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो ऊंट के मुंह में जीरा का जो अर्थ होता है वो होता है ऊंट के को जीरा खिलाना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो, ऊंट के मुंह में जीरा का शब्द ऊंट को जीरा खिलाना हो सकता है, ऊंट के मुंह में मुंह के बीमारी होना ये भी हो सकता है, पेट भरा होना ये भी हो सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, लोक कित चाहिए इसको। ऐसा नहीं कि ये शब्द का अर्थ पूछ रहा हो, ऐसा नहीं, ये लोक कित, ये चीज जरूर याद में रहा आप, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी पूछ सकता है, लेकिन क्योंकि ज्यादा सबको पता ही होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा होने का क्या अर्थ होता है, तो इसको इस प्रकार से भी दे सकता है। किसी ने देखा कि हाँ ऊंट के मुंह में जीरा, हाँ ठीक है, इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक लेकिन मिलना बहुत कम, ठीक है, आवश्यकता ज्यादा होना लेकिन उसको कम मिलना, ये ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ होता है, सही लोक कृत का अर्थ होता है। तो इस प्रकार दे देगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पहले ये भी देख लेना, ये जरूर देखना है कि ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, श्रद्धा और किसके योग का नाम भक्ति है। तो दोस्तों श्रद्धा, दया तो नहीं, ममता नहीं, और प्रेम और निष्ठा हो सकता है, तो प्रेम इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति कहा जाता है, ठीक है, ये ज्यादा वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक है। भाववाचक का अर्थ होता है क्या, कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार बदलता है। जब तो वाक्य क्रिया के रूप में जब कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अर्थ को दर्शाता है, या वो असंभव असमर्थता दर्शाती है, तो वहां भाववाचक होता है। तो कौन सा भाववाचक हो जाएगा इसमें, तो वो हो जाएगा अब मुझे सहा नहीं जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक हो जाएगा। अगला है, जो कुछ नहीं जानता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है, तो वो होता है अज्ञा, ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ होता है, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है, विशेष जानने वाला विज्ञ, और जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञ कहते हैं। ये चारों के चारों परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसमें नहीं पूछे गए होंगे लेकिन हर परीक्षा में ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगला है, अंतस्थ व्यंजन का जो चयन कीजिए। अंतस्थ व्यंजन आपने देखा होगा पटवारी परीक्षा में बना हुआ था। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं य, र, ल, व, ठीक है, य, र, ल, व होते हैं। अब देखो य, र, ल, व तो लगभग सभी को पता है, लेकिन कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए, थोड़ा ट्रिकी करने के लिए इस प्रकार दिया जाता है कि चयन कीजिए, तो ये होता है आपका ल, ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। देखो स्वर और व्यंजन से भी बहुत प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ल होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से पश्च स्वर और अग्र मध्य और पश्च तीन प्रकार के होते हैं ना, तो इसमें पश्च स्वर कौन से होते हैं, ये इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग क्या होता है, सक्रिय होता है। जो प्रश्न आपको थोड़ा सा नॉर्मली है तो उनको मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, जिनमें मुझे लगेगा कि समझाने की संभावना है तो उसको मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से होते हैं। नासिक व्यंजन पंचाक्षर होते हैं, जो ड, न और म होते हैं, ठीक है, तो इसमें ये वाला नासिक व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखो शुद्ध भी आ जाता है, प्रज्वलित इसमें शुद्ध है, प्रज्वलित, देखो ये भी सही लग रहा है। कोई उज्जवल की उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, उज्जवल के हिसाब से मत लिखना, प्रज्वलित किस प्रकार से लिखा जाता है, प्रज्वलित, प्रज्वलित, ठीक है, तो प्रज्वलित लिखा जाता है आपका प्र और आपका ज व ली त, ठीक है। अगला है आपका, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो दोस्तों कवियत्री, आपने देखा होगा कि पटवारी परीक्षा में भी ये बन रखा था, ये बहुत बार बन चुका है दोस्तों। इसमें देखो पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होता है कभी भी, पेपर का पैटर्न, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो आप। पेपर जो होता है ना पटवारी परीक्षा का, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर था, तो वो भी वैसा ही था जो जिस प्रकार से अभी का पेपर था। अब देखो यहाँ ये लिख देगा कि कौन सा वर्ड
कवयित्री का शुद्ध वर्जन, शुद्ध दृष्टि से शुद्ध कौन सा है कवयित्री, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया। और आपने देखा होगा कि जो पटवारी परीक्षा में दे रहा हूँ, उस शब्द में कवयित्री छुपा हुआ था, ठीक है, तो है तो वही, लेकिन इस प्रकार से घुमा के दे रहा है। कवि का स्त्रीलिंग लिंग जो होता है शुद्ध वर्तनी में कवयित्री होता है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द है, ठीक है, तो शुद्ध शब्द है अत्युक्ति, ठीक है, अत्युक्ति आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका। यशोदा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका यश धन दा, ठीक है, यशोदा विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसका विच्छेद यश धन दा, यश देने वाला होता है, विसर्ग का वो हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है अंग और अह ध्वनियां कहलाती है, जो जिन्हें अयोध्या कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कनिष्ठ सहायक 2019 में भी बना हुआ था, 2019 नहीं शायद, अभी मेरे को वर्ड से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बना हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। सब प्रश्न हैं वो बने हुए हैं। देखो, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, तीसरा कौन सा होता है वो आपको कमेंट में बताना है। आगे का शब्द मैं बता रहा हूँ और आप बता दें। प्रश्न नंबर 43 का जो प्रश्न है, 29 शब्द में किस उपसर्ग का, देखो 29 शब्द वही है ना, जैसे पटवारी में पूछा गया था अनु वाला, ठीक है, उसी प्रकार से देखो वही है। देखो 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उन उपसर्ग है। अब उन देखो, ये भी उन है और ये भी उन है, लेकिन कौन सा आएगा? हिंदी में उन उपसर्ग जोड़ा है जिसका अर्थ एक कम, अर्थात 30 में एक कम होता है, ठीक है, तो ये आधा है, तो ये आधा किसके के जोड़ से बना होगा ना, तो उन के जोड़ से बना है, तो 29 उपसर्ग से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है आपका संतान शब्द व्याकरण दृष्टि से स्त्रीलिंग माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी अच्छी संतान है। नगर पक्षी पेड़ पुल्लिंग है। देखो पेड़ अच्छी है, ऐसा होता है? नहीं होता है। पक्षी अच्छी है, होता है। नगर अच्छी है, होता है। संतान अच्छी है, होता है। तो अच्छा शब्द, अच्छा और अच्छी का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, स्त्री और पुरुष लिंग को डिफाइन कर सकते हो। ये भी मैं आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इसकी पूरी क्लास शुरू करवा दूंगा, ये बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ट्रिक से याद करने में बहुत जल्दी और पूरा समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो पूरा उसमें आपको बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी, मतलब स्मार्ट स्टडी नहीं होगी वो, ठीक है। तो इसलिए आपको ट्रिक वगैरह सब जरूर चाहिए होता है इसमें। किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य का होता है, तो दोस्तों वो कर्मधारय समास होता है। इसको भी हमने अभी बता दिया था ऊपर, तो ये जो पार्ट फर्स्ट था उसमें बताया था हमने इसको ढंग से। तत्पुरुष समास के पदों में विशेषण विशेष्य का उपमान और उपमेय का कर्मधारय होता है, संबंध होता है। कर्मधारय समास होते हैं जैसे नील गगन में, या नीला है जो कमल, ठीक है। अगला दोस्तों, इसमें आपके पूरे 45 प्रश्न थे जो हिंदी से पूछे गए थे, ठीक है। इस बार तो अब शायद 56 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आता है आपका सामान्य अध्ययन और एवं उत्तराखंड का, तो ये भी आपको काफी ध्यान देना है। अब कम ही प्रश्न बचे हुए हैं, ये 50 प्रश्नों की ही सिर्फ मैंने बनाई हुई। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इससे आगे पूरी डालूंगा आपको। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है दोस्तों? बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में है। ये प्रश्न बहुत बार बहुत जगह पूछा जा चुका है, उत्तराखंड ही नहीं अन्य परीक्षाओं में भी बहुत जगह पूछा जा चुका है। तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने किया। देखो, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया, ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है। और विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकरिया निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो दोस्तों ये सुहरावर्दी, दोस्तों ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। शेख बहाउद्दीन जकरिया भारत में सुहरावर्दी सूफी सिलसिले के मुख्य संस्थापक प्रवर्तक थे। उन्होंने मुल्तान को अपना केंद्र क्या किया था, बनाया था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव को अग्रिम तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। 1942 में दोस्तों क्या हुआ था कि आइसर स्टैफोर्ड क्रिप्स के प्रस्तावों में क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने एक गिरते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक, जो पोस्ट डेट चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक था, कहा था इसको, ठीक है। किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। अगला है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों ये गाया था आपका 1911 में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अब अंतिम प्रश्न है दोस्तों आपका,
मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली नरेश कौन था? तो ये था आपका शामशाह। तो शामशाह क्या था? मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली नरेश था। अब मुगल दरबार जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम गढ़वाल नरेश शामशाह था। जहांगीरनामा में शामशाह घोड़े को और हाथी भेंट दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों देखो, मैंने एक प्रश्न से आपको कम से कम 2, 3, 4 जिसमें जितनी प्रश्न बनने की संभावना है वो बता दूं। जैसे बता देता हूँ मैं आपको। मुगल दरबार में प्रथम गढ़वाली नरेश कौन था? एक प्रश्न हो गया आपका। कौन था? शामशाह था। दूसरा, जहांगीरनामा में शामशाह को शामशाह ने क्या भेंट किया था? तो हाथी और घोड़े भेंट किए थे। किसमें शामशाह के हाथी घोड़े भेंट करने का उल्लेख मिलता है? तो जहांगीरनामा में मिलता है। 3 प्रश्न देखो, एक प्रश्न से इसमें मिल जाते हैं। जैसे आपको, जैसे एक प्रश्न था रेलगाड़ी किस शब्दों से मिलकर बना है? तो रेलगाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक प्रश्न मैंने ये बताया था। और कौन ये रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? देशज विदेशज ऐसा कुछ था उसमें। रेलगाड़ी में रेल प्लस गाड़ी किस भाषा से शब्द बने हैं? देखो, इससे मैंने कम से कम 4-5 प्रश्न आपको बताए थे। तो इस प्रकार से हम आपको पीडीएफ के माध्यम से, ऐसा ही नहीं कि इसके सीधा इसका आंसर बता दें। इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हो, जिससे इससे जितने भी प्रश्न बने यहीं पर आपके डिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के हम आपको प्रश्न बताते हैं दोस्तों। इसी तरह से जो ये सीरीज है ये कंप्लीट नहीं हुई है। ये कंप्लीट तब होगी जब आप कमेंट में बता दोगे कि इससे आगे की सीरीज चाहिए, तो ये तभी कंप्लीट होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। ये आप जरूर बताएं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।